डेविल प्रोफेसर की मासूम स्टूडेंट भाग 15। अनुभव काफी देर से आन्या को यूं ही एकटक देख रहा था। आन्या को अचानक अपनी त्वचा पर अनुभव की उन गहरी नजरों का दबाव महसूस हुआ। वो बोलते बोलते एक पल के लिए रुक गई और फाइल से अपनी नजरें उठाकर सीधे अनुभव की तरफ देखने लगी। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, काबिल का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। आन्या थोड़ा सा घबरा गई और सीधी खड़ी होकर बोली, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? उसके सवाल में साफ नर्वसनेस थी। आन्या की अचानक सीधे खड़े हो जाने और उस घबराए हुए सवाल से कैबिन की भारी खामोशी में हल्की सी हलचल हुई, लेकिन अनुभव के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। उसने बिल्कुल सहजता से कहा, तुम्हें क्या हुआ? आन्या हैरानी से उसे देखने लगी और बुदबुदाते बोले, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, या मैंने प्रोफाइल में फिर से कुछ गलत लिख दिया है, या मैं तुम्हें ठीक से समझा नहीं पा रही। अनु, मैंने बोला भी था ना कि मुझे इस काम के बीच में मत लाओ, मुझे नॉर्मल काम करने दो। लेकिन तुम्हें तो हमेशा अपनी ज़िद करनी होती है। पता नहीं तुम्हारे अंदर कहाँ से ये भूत सवार हो गया कि तुम मेरे साथ ही काम करोगे। आन्या की आवाज़ में घुली नर्वसनेस और झुंझलाहट कैबिन की बंद हवा में फैल गई। अनुभव अपनी लेदर चेयर से बहुत धीरे-धीरे सीधा हुआ। उसने दोनों हाथ टेबल पर टिकाए और अपनी गहरी रहस्यमयी आँखों से आन्या के झुंझलाए चेहरे को देखने लगा। भूत! उसने उस शब्द को बेहद धीमे और मखमली लहजे में दोहराया। तुम्हें सचमुच लगता है आन्या कि मेरे अंदर तुम्हारे साथ काम करने का भूत सवार हुआ है? इतना कहते ही वो अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसके लंबे और सीधे हुए कदम खामोशी से टेबल को पार करते हुए आन्या के बिल्कुल करीब आकर रुक गए। उसने गंभीरता से पूछा, किसने कहा तुम्हें कि तुमसे कोई गलती हुई है? आन्या ने उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, तुम ही तो मुझे ऐसे देख रहे थे, मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई। उसकी बात सुनकर अनुभव ने गहरी सांस छोड़ी और शांत लहजे में कहा, अगर मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो क्या इसका मतलब यही है कि तुमने कोई गलती की है? कोई और वजह भी तो हो सकती है ना? तुम खुद अंदाजा लगाने की बजाय वजह बताकर देखो। अनुभव की बात सुनकर आन्या ने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और थोड़ा सा मुंह बनाकर उसकी ओर देखने लगी। उसे इस तरह नाराजगी भरे मासूम अंदाज में देखकर अनुभव के चेहरे की वो सख्त कॉर्पोरेटर संजीदगी एक पल में पिघल गई। उसकी आंखों में हल्की सी खुशनुमा शरारत तैर उठी। वो आन्या की ओर थोड़ा सा और झुका, इतना करीब कि आन्या को उसकी आंखों की हर लकीर और चेहरे पर उभरती वो मखमली मुस्कान साफ दिखाई देने लगी। अनुभव ने धीमे से कहा, मैं तुम्हें देख रहा था ये देखने के लिए कि तुम कितनी खूबसूरत हो। उसके मुंह से निकले इन शब्दों ने जैसे काबिन की चलती हुई हवा को भी रोक दिया। आन्या, जो कुछ पल पहले तक सीने पर बाहें बांधे पूरे हक से उससे वजह पूछ रही थी, अचानक बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उसके शब्द होठों पर ही रुक गए और उसकी बड़ी-बड़ी आंखें हैरानी और गहरे संकोच से और फैल गईं। कुछ पल बाद उसने घबराहट में झुँझलाकर कहा, तुम सचमुच बहुत बुरे हो, हमेशा तंग करते हो मुझे, कुछ भी बोलते हो। कहते हुए उसने बुरी तरह झिझक कर अपनी नज़रें उससे चुरा ली। अनुभव उसके करीब एक कदम और बढ़ा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, मैं कुछ भी बोलता हूँ? आन्या ने घबराकर एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसकी पीठ पहले ही टेबल के किनारे से जा लगी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अनु प्लीज, तुम हमेशा ऐसे मुझे तंग नहीं कर सकते। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा मासूम सी नर्वसनेस थी। अनुभव ने अपनी आवाज को और धीमा करते हुए कहा, अच्छा, और वो वही उसके बेहद करीब खड़ा रहा। अनुभव अब आन्या के इतने करीब आ चुका था कि आन्या उसके महंगे परफ्यूम की तेज खुशबू और उसकी सांसों की गर्माहट तक साफ महसूस कर सकती थी। उसने आन्या के चेहरे के ठीक पास टेबल पर अपना एक हाथ टिकाया और उसकी शर्म से सुर्ख हो चुकी गालें, वो हल्के हल्के कांपती पलकों को गौर से देखने लगा। ना जाने क्यों आन्या को यूं छेड़ने में अनुभव को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। उसने धीमे से कहा, जब सच बोलता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। अब तुम ही बताओ, अगर इस कैबिन में इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी हो तो कोई इन बेजान आंकड़ों वाली फाइल को क्यों देखना चाहेगा? इसमें मेरी क्या गलती है? अनुभव की बात सुनकर आन्या का चेहरा शर्म के मारे और भी लाल हो गया। इस इंसान के सामने उसकी सारी दलीलें, सारा गुस्सा और सारी जिद हर बार एक पल में ढेर हो जाती थी। अपनी झेप छिपाने के लिए वो बेचैन हो उठी। उसने झटके से सिर उठाया और बड़ी-बड़ी आँखों से सीधे अनुभव की आँखों में देखते हुए चिढ़कर बोली, तुम बहुत बेकार हो। ऐसे कौन बोलता है? मतलब अब तुमने फ्लर्टिंग करना सीख लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर आज़माने लगो। उसने चिढ़कर अपनी दोनों हथेलियाँ अनुभव के चौड़े सीने पर रखी और उसे पीछे हटाने की कोशिश की। उसके इस तीखे अंदाज पर अनुभव जोर से हँस पड़ा। उसकी वो साफ बेफ़िक्र हँसी अब उसके चेहरे पर बहुत कम दिखाई देती थी। वो हँसते हुए एक कदम पीछे हट गया। उसकी उस खूबसूरत और बेफ़िक्र हँसी को देखकर आन्या खुद भी उसे देखने पर मजबूर हो गई।
और कुछ पल तक टकटकी लगाए उसे देखती रही। अनुभव ने हंसते-हंसते अपनी नज़रें उठाई और जब उसने आन्या को इस तरह खोया हुआ अपनी तरफ देखते पाया, तो उसकी हँसी धीरे-धीरे एक गहरी और मखमली मुस्कान में बदल गई। वो वहीं रुककर उसकी आँखों में देखने लगा और अपनी आवाज़ को फिर उसी धीमे, शरारती और कसस भरे अंदाज में ढालते बोला, "अब ऐसी टकटकी लगाकर किसे देख रही हो? अभी तो कह रही थी कि मैं बेकार हूँ।" आन्या ने घबराकर अपनी लड़खड़ाती आवाज़ सँभालने की कोशिश की और बोली, मैं किसी को नहीं देख रही थी। फिर उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, तुम काम पर ध्यान दो, वरना कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। अनुभव ने उसकी बात पर भी उसे छेड़ने का मौका नहीं छोड़ा। मुस्कुराते बोला, कोई ना करे तो तुम कर लेना मुझसे शादी। आन्या ने उसका नाम झुठलाहट और चिढ़ते हुए अंदाज में लिया और हाथ में पकड़ी फाइल उसके सीने पर हल्के गुस्से से दे मारी। सच में, हद से ज्यादा बुरे हो तुम, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। फाइल उसके सीने से टकराई तो अनुभव ने बिना किसी सिकन के उसे एक हाथ से पकड़ लिया। आन्या की मासूम झुठलाहट और शादी वाली बात पर उसका इस तरह भड़कना अनुभव के दिल को अजीब सा सुकून दे रहा था। उसने फाइल हाथ में थामे धीमे और मखमली लहजे में कहा, बुरे लोगों को ही तो अक्सर अच्छे लोग मिलते हैं। फिर मुस्कुराकर बोला, और वैसे भी मैंने तो सिर्फ एक रास्ता सुझाया था, तुमने तो पूरी फाइल ही मेरे सीने पर दे मारी। अब मैं और क्या करूं? आर्या ने आंखें घुमाई और बोली, तुम बातें ही ऐसे करते हो। लेकिन उसके चेहरे पर फैली लाली उसकी सारी डांट की हवा निकाल रही थी। अपनी जेब छिपाने के लिए वो तुरंत पीछे मुड़ी और टेबल पर बिखरे दूसरे पेपर्स को बेवजह समेटने लगी। उसने बिड़बिड़ाते हुए कहा, तुमसे बात करना ही बेकार है। मैं यहाँ सीरियसली एएस ग्लोबल इंडस्ट्रीज की इतनी बड़ी डील के पेपर्स रीचेक करवाने आई थी और तुम बचपन में ही सही थे, अब तो बिगड़ गए हो। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चला ना तो वो तो तुम्हें मारेगी। अनुभव ने तुरंत उसकी बात पकड़ ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, गर्लफ्रेंड? तुम्हें पता है मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर तुम बस अंदाजा लगा रही हो? अनुभव ने अपनी आवाज को इतना धीमा और मखमली कर दिया कि उसकी टोन सीधे आन्या के दिल तक उतर गई और उसके भीतर एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। आन्या ने झटके से पेपर से अपनी नजरें हटाई और उसकी तरफ देखने लगी। उसने तो बस बात घुमाने और अनुभव के इस फ्लर्टिंग वाले अंदाज से खुद को बचाने के लिए बचपन की बात छेड़ते हुए उसकी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था, लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा था। अनुभव का यूं एकटक देखना और फिर इस तरह सवाल करना आन्या को अंदर तक बेचैन कर रहा था। उसने अपनी नर्वसनेस छिपाने के लिए नाक सिकोड़ते हुए थोड़ा मुंह बनाया और बोली, मुझे क्या पता तुम जैसे हो, तुम्हारी तो 10 होंगी। कहते हुए वो पेपर समेटने लगी, लेकिन अनुभव उसकी इस मासूम कसमकस को देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, अब आप बहुत गलत समझ रही है। 10 तो दूर एक भी नहीं है, इसीलिए तो तुम पर ट्राई मार रहा हूँ। अनु आन्या ने लगभग चिढ़ते हुए उसका नाम लिया। अपना नाम सुनकर अनुभव ने हंसी रोकने की कोशिश की और हाथ उठाते हुए बोला, अच्छा अच्छा, सॉरी, अब मजाक नहीं करूंगा। उसकी इस बात पर आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया और कैबिन में अचानक खामोशी छा गई। इस बार अनुभव ने भी कोई और सवाल किया ना उसे छेड़ा। वो वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और फाइल देखने लगा। वहीं आन्या करीब 5 मिनट तक वैसे ही खड़ी रही जैसे उसके मन में कोई बात अटकी हुई हो, लेकिन वो उसे कहने की हिम्मत ना जुटा पा रही हो। आखिरकार उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अनुभव जो अपनी चेयर पर बैठकर पूरी गंभीरता से फाइल के पन्ने पलट रहा था, उसकी आवाज़ सुनते ही रुक गया। उसने पलके उठाए और सीधे आन्या की ओर देखा। उसकी आंखों में अब पहले वाली शरारत नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था, जैसे वो पूरी तसल्ली से आन्या के अगले शब्द का इंतजार कर रहा हो। आन्या ने अपनी उंगलियां आपस में उलझाई और फर्श पर टिकी नजरों को धीरे धीरे उठाकर उसकी आंखों से मिलाया। फिर बहुत मासूमियत से बोली, मुझे भूख लग रही है। आन्या के मुंह से निकली इस अचानक और अनपेक्षित बात पर अनुभव के हाथ में मौजूद पेपर्स पलटती उंगलियां एक पल के लिए रुक गई। उसने सीधे उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या खाओगी? बताओ, मैं अभी मंगवाता हूँ। पिज्जा और फ्रेश जूस मंगवाओ। आन्या ने झुकी हुई पलकों को थोड़ा उठाया और बहुत धीमे से बोला, हाँ, कुछ भी मंगा लो, बस जल्दी, मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी है। आन्या के चेहरे पर छाई उस मासूम सी बेबसी को देखकर अनुभव की होठों पर बेहद हल्की और शांत मुस्कान आ गई। इस बार उसकी मुस्कान में ना कोई शरारत थी, ना उसे छेड़ने का अंदाज, बल्कि उसमें एक गहरी परवाह थी। दूसरी तरफ सिखावत विला में महाराज के कमरे के भीतर पीहू चुपचाप स्टडी टेबल के पास खड़ी थी। वह इतनी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि उसे महाराज के कमरे में दाखिल होने की आहट तक नहीं सुनाई दी। महाराज की गहरी और सख्त नजरें एक पल में पीहू पर टिक गई। उसने देखा कि पीहू ने अब तक अपने कपड़े तक नहीं बदले थे। उसके बाल हल्के से उलझे हुए थे और चेहरे पर रात भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। महाराज ने बिना कोई आवाज किए कमरे का दरवाजा बंद किया। फिर अपने कोट के बटन खोलते हुए उसने उसे सोफे पर रखा और बेहद धीमी गहरी आवाज में कहा,
तुमने अब तक कपड़े चेंज नहीं किए? उसकी अचानक गूंजी आवाज़ सुनकर पीहू एक झटके से चौंक गई। उसने हड़बड़ाकर अपनी नज़रें उठाई और टेबल के कोने को अपनी उँगलियों से कसकर पकड़ लिया। कल रात की वो सारी बातें, उसकी सांसों की गर्माहट और उसका वो इकरार, प्यार उसे भी ज़्यादा करता हूँ। एक ही पल में पीहू के ज़हन में किसी तेज़ बवंडर की तरह कौंध गया। वो पूरी तरह झिप गई और नज़रें चुराते हुए बेहद धीमे काँपते लहज़े में बोली, "वो मैं बस अभी आई ही थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा।" माहिराज उसके चेहरे पर आते-जाते हर भाव को बेहद बारीकी से देख रहा था। वो सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा और पीहू के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, "किसी ने कुछ कहा तुमसे?" माहिराज के इस सीधे सवाल से पीहू का दिल एक झटके में जैसे धड़कना ही भूल गया। उसकी उंगलियां स्टडी टेबल के कोने पर और कस गई। माहिराज की इतनी नजदीकी और उसके सवाल ने पीहू के जहन में तुरंत कॉरिडोर का वो मंजर जिंदा कर दिया, जहाँ कुछ देर पहले ही उसकी मुलाकात वसुधा जी से हुई थी। वसुधा जी की कड़वी बातें उसके कानों में फिर से गूंजने लगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमारे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाओगी तो गलत हो तुम कभी हमारे बेटे की पत्नी और हमारी बहू नहीं बन सकती, समझी तुम? पीहू ने अपनी पलकें और झुका ली। इस वक्त वो महाराज की उन तीखी, सब कुछ चाल लेने वाली नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसके मन में बस एक ही डर था, अगर उसने सच बता दिया कि उसकी माँ ने उसे इतना कुछ कहा है तो एक बार फिर इस घर में तमाशा खड़ा हो जाएगा। उसने खुद को संभालते हुए फर्श पर नजरें टिकाई और बेहद धीमी कांपती आवाज में झूठ बोलने की कोशिश की, नहीं, मुझसे भला कौन क्या कहेगा, बस थोड़ी थक गई हूँ। माहिराज ने उसकी बात पर कोई सवाल नहीं किया। वो कुछ पल तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, जैसे उसकी बात के पीछे छिपे दर्द को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा नरम हो गई। हाँ, ठीक है, जाओ, जाकर जल्दी फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में लंच करेंगे, ओके? उसकी आवाज़ में ऐसी नरमी थी कि पीहू का दिल एक पल के लिए भर आया। उसने धीरे से सिर हिलाया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, ओके। इसके बाद वो नज़रें झुकाए हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। माहिराज वहीं अपनी जगह खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उधर बाथरूम के अंदर पहुंचते ही पियो ने भारी दरवाजा बंद किया और तुरंत अंदर से लॉक कर दिया। दरवाजा बंद होते ही उसके दिल में दबा हुआ सारा गुस्सा और अपमान फिर से उमड़ पड़ा। वसुधा जी की बातें बार बार उसके कानों में गूंजने लगी। उसने खुद से सवाल किया, आखिर उन्हें मैं इतनी नापसंद क्यों? हमेशा मुझे कुछ न कुछ बुरा ही क्यों कहती रहती है? मैंने कब माहिराज को अपनी उंगलियों पर नचाया है? मैं तो कभी उन्हें अपने और माहिराज के रिश्ते के बीच आने से रोकती तक नहीं, फिर भी वो हर बार बिना सोचे समझे मुझे ही गलत ठहरा देती है। उनकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ नजर आ रही थी। वो बेसिन के पास लगे आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। आईने में उसका चेहरा गुस्से और अपमान की वजह से तमतमाया हुआ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत नल खोला और ठंडे पानी की एक बड़ी सी अंजुली भरकर अपने चेहरे पर मारी, जैसे उस पानी के साथ अपने अंदर उठ रहे तूफान को भी शांत करना चाहती हो। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल कल रात की सारी बातें फिर से उसके दिमाग में घूमने लगी। माहिराज का उसे ये कहना कि वो उसे प्यार करता है, उसकी आंखों में दिखाई देने वाला ये यकीन और उसकी कही हुई सारी बातें, इन यादों ने पीहू के दिल को फिर से उलझा दिया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आईने में खुद को देखते हुए सोचने लगी, क्या सच में मैं मुझे माहिराज को एक मौका देना चाहिए? तभी उसे मीरा की कही बात याद आई, हर इंसान को एक मौका देना चाहिए। पीहू ने खुद से सवाल किया, लेकिन अगर मैंने उन्हें मौका दिया तो क्या इस घर में मुझे कभी शांति मिलेगी? उसकी उदास आंखें आईने में खुद से ही जवाब मांग रही थी। उसने धीमे से कहा, उनकी मम्मी तो पहले ही मुझसे इतनी नफरत करती है, अगर मैंने माहिराज के करीब जाने की कोशिश की तो वो मुझ पर और गुस्सा करेंगी, मुझे और भी बुरा भला कहेंगी। मैं क्या करूँ? किसके सहारे इस तूफान में कदम रखूं? दूसरी तरफ माहिराज दूसरे कमरे में जाकर फ्रेश हो चुका था। जब वो वापस कमरे में लौटा तो वहाँ पीहू को ना पाकर उसके माथे पर तुरंत चिंता की लकीरें उभर आई। उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई और बेचैनी से सोचने लगा कि आखिर पीहू इतनी देर से कहाँ है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे पीहू अपने दिल और रिश्ते के बीच चल रही सबसे बड़ी जंग लड़ रही थी। पीहू अभी तक कमरे में नहीं लौटी थी और वॉशरूम का दरवाजा भी अब तक अंदर से बंद था। पूरे 20 मिनट गुजर चुके थे जब माहिराज उसे यहाँ छोड़कर गया था, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। माहिराज की भी तरफ बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो धीरे धीरे वॉशरूम के दरवाजे के करीब पहुंचे और अपनी आवाज को नरम रखते हुए बोले, पीहू तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अंदर खड़ी पीहू ने जैसे ही महाराज की चिंता से भरी आवाज सुनी, वो अचानक अपना पेट पकड़कर वहीं ठिठक गई। उसके चेहरे पर दर्द की एक बेहद तीखी लकीर उभर आई। कल से उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था और अब अचानक पीरियड शुरू होने की वजह से उसके पेट में ऐसी तेज मरोड़ उठी थी कि उसके लिए सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। बाहर खड़े महाराज को जब अंदर से कोई साफ आवाज नहीं मिला तो उसकी चिंता और बढ़ गई। उसने इस बार थोड़ी ऊंची और कड़क लहजे में आवाज लगाई, पीहू। फिर उसने भारी मोहगनी दरवाजे पर जोर से दस्तक देते हुए कहा, जवाब दो पीहू, तुम अंदर ठीक हो वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। अंदर से पीहू ने दर्द में कराहते हुए बेहद कमजोर और टूटी हुई आवाज में कहा, न न नहीं, रुकिए। वो बहुत मुश्किल से कदम बढ़ाते हुए दरवाजे तक पहुंचे और धीरे धीरे कुंडी खोल दी। जैसे दरवाजा खुला, माहिराज की गहरी और चिंतित नजरें सीधे पीहू पर जा टिकी। उसका चेहरा दर्द के मारे बिल्कुल पीला पड़ चुका था।
ये देखकर महाराज के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आई। उसने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर पीहू की कलाई थामी और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठा लिया। पीहू को लेकर वो कमरे में रखे बड़े सोफे की ओर बढ़ते हुए बेचैनी से पूछने लगा, पीहू क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? दर्द की शिद्दत में पीहू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अनजाने में सहारा पाने के लिए महाराज की शर्ट का कॉलर अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं कुछ नहीं, आप उतारिए मुझे। लेकिन महाराज ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे सोफे तक ले आया। उसने बेहद सलीके और बेइंतहा नरमी से पीहू को सोफे पर बिठाया, फिर अपनी पैंट की जेब से फोन निकाला और तेजी से किसी का नंबर तलाशने लगा। उसे ऐसा करते देख पीहू ने घबराकर पूछा, अब क्या कर रहे हैं? माहिरा ने बिना उसकी तरफ देखे सीधे और गंभीर लहजे में कहा, डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ। ये सुनते ही पीहू ने तुरंत उसके हाथ से फोन ले लिया और कॉल करने से पहले ही उसे बंद करते हुए शर्मिंदगी और संकोच से भरी आवाज में बोले, रहने दीजिए प्लीज, डॉक्टर को फोन मत कीजिए। उसकी इस हरकत से महाराज की आंखों की गंभीरता और बढ़ गई। उसके माथे पर गहरी लकीरें उभर आई। उसने सख्त लेकिन फिक्र भरे अंदाज में कहा, पीहू जिद मत करो, अपना चेहरा देखा है कैसे पीला पड़ चुका है, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं डॉक्टर को ना बुलाऊं? उसकी आवाज में वही अधिकार और भारीपन लौट आया था जिसे पीहू इस वक्त टाल नहीं पा रही थी। माहिराज ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से फोन वापस लेने की कोशिश की, लेकिन पीहू ने फोन को अपने सीने से और कसकर चिपका लिया। वो अपनी नजरें झुकाकर धीमी आवाज में बोली, मैं कोई जिद नहीं कर रही हूँ। उसकी गालों पर दर्द के साथ साथ गहरा संकोच और हल्की लाली भी उतर आई थी। वो महाराज को सीधे कैसे बताती कि उसे कोई बीमारी या इन्फेक्शन नहीं हुआ था, बल्कि अचानक शुरू हुए पीरियड्स की वजह से उसके पेट में असहनीय दर्द हो रहा था। महाराज ने उसके झिझक को गौर से देखा और इस बार अपनी आवाज को थोड़ा धीमा और मखमली करते हुए पूछा, तो फिर बात क्या है? कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? पीहू ने नज़रें चुराते हुए हकलाकर कहा, वो बात वो नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। माहिरात ने उसकी बात दोहराई। पीहू की बेइंतहा झिझक और उसके चेहरे के बदले भाव ने माहिराज के तेज और संजीदा दिमाग को एक ही पल में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप उसे देख रहा था और फिर उसके दिमाग में एक-एक करके सारी बातें जुड़ती गई। माहिराज अब समझ चुके थे कि कल से भूखे रहने और ऊपर से अचानक शुरू हुए डेट के दर्द ने पीहू की तकलीफ को कई गुना बढ़ा दिया होगा। उसने आखिरकार उसके हाथ से फ़ोन लेने की जिद छोड़ दी। वो बिना कुछ कहे उठकर कमरे के एक कोने में रखे कैबिनेट की तरफ बढ़ा। वहाँ से उसने पानी की केतली उठाई, उसे ऑन किया और गर्म पानी तैयार करके एक गिलास में निकाल कर पीहू की तरफ बढ़ा दिया। फिर शांत आवाज़ में बोला, रुको यहीं, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब महाराज वापस लौटा तो उसके एक हाथ में गर्म पानी से भरा हीटिंग बैग था और दूसरे हाथ में खाने की प्लेट। उसने खाने की प्लेट सोफे के सामने रखी, टेबल पर रखी और हेडिंग बैग को एक मुलायम तौलिए में लपेटकर बेहद सलीके से पीहू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो इसे अपने पेट पर रखो, इससे दर्द में आराम मिलेगा। माहिराज सोफे के किनारे बैठते हुए बेहद शांत और गंभीर आवाज में बोला। पीहू ने अपनी कांपती पलकों को उठाया और भावुक होकर माहिराज के उस शांत मगर फिक्र से भरे चेहरे को देखने लगी। वो इंसान उसे हर बार हैरान कर देता था, कभी अपनी फिक्र से, कभी अपने गुस्से से और कभी ऐसा कुछ करके जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होती थी। लेकिन आज तो उसकी हैरानी की कोई हद ही नहीं थी। पीहू ने सिर्फ इतना कहा था कि ये नॉर्मल है और माहिराज ने बिना उस बात का नाम लिए ही सब समझ लिया था। उसने एक बार भी उसे असहज महसूस नहीं कराया, बस अपनी छोटी सी हरकत से उसके दर्द का ख्याल रख दिया। पीहू ने बिना कुछ बोले हिटिंग बैग थाम लिया और धीरे से अपने पेट पर रख लिया। माहिराज वहीं सोफे के किनारे बैठा रहा। उसकी नज़र अब टेबल पर रखी खाने की प्लेट पर गई। उसने प्लेट उठाई जिसमें गर्मा गर्म और हल्का खाना सलीके से परोसा हुआ था। माहिरा ने उसकी तरफ देखते हुए, कल से भूखी हो, पहले ये खाओ। उसने चम्मच में थोड़ा सा खाना लिया और धीरे से पीहू के होठों के करीब बढ़ा दिया। पीहू ने शर्म और संकोच में अपनी आंखें झुका ली। उसके गालों पर हल्की लाली अब भी बनी हुई थी। वो बहुत धीमी आवाज में बोली, मैं खुद खा लूंगी। माहिराज ने उसे हल्के से डांटते हुए कहा, पीहू मैंने कहा ना, जिद मत करो, चुपचाप खाओ, कल से भूखी हो लेकिन जिद छोड़ने का नाम नहीं ले रही हो। पीहू ने उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, लेकिन आपने भी तो कल से कुछ नहीं खाया ना? पीहू ने अपनी झुकी हुई पलकों को उठाया और सीधे माहिराज की गहरी आंखों में देखने लगी। उसकी बात सुनते ही माहिराज का हाथ हवा में ही ठिठक गया। चम्मच पीहू की होठों के बिल्कुल करीब रुक गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि खुद इतनी भयानक दर्द और तकलीफ से गुजरने के बावजूद पीहू का ध्यान इस बात पर जाएगा कि उसने भी कल रात से एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला था। माहिराज ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपनी आवाज को बेहद धीमा, गंभीर और मखमली करते हुए कहा, मेरी फिक्र छोड़ो पीहू, मैं बाद में ही खा सकता हूँ, अभी इस वक्त तुम्हें खाना है। उसने दोबारा चम्मच उठाया, उसमें निवाला लिया और पीहू के सामने कर दिया। अब और बहस नहीं, पहले तुम खाओगी। पीहू ने उसकी आंखों में देखा।
वहाँ इस वक्त ऐसी अटल जिद थी जिसे शायद दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती थी। आखिरकार पीहू ने चुपचाप खाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में माहिराज ने उसे पूरा खाना खिला दिया। खाना खत्म होते ही माहिराज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और वहां से डार्क चॉकलेट का एक बड़ा सा पैकेट निकालकर बिना कुछ कहे पीहू की तरफ बढ़ा दिया। पीहू उस वक्त पानी पी रही थी। उसकी नज़र जैसे ही चॉकलेट के पैकेट पर पड़ी, उसने पहले चॉकलेट को देखा और फिर धीरे धीरे माहिराज की तरफ नजर उठाई। पानी का गिलास उसके होठों के पास ही ठहर गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी, संकोच और अविश्वास के मिले जुले भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि महाराज को उसके दर्द और उसकी ज़रूरतों के बारे में इतना कैसे पता चल गया। पीहू उस सख्त और गंभीर चेहरे को लगातार देखती रही, जिसने अपनी पैंट की जेब से इतनी सहजता से डार्क चॉकलेट निकाली थी जैसे ये उसकी रोज़मर्रा के कामों का हिस्सा हो। पीहू ने पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए बेहद झिझकते और हकलाते पूछा, ये क्या है? उसके गालों पर संकोच की एक और नई लाली उतर आई थी। माहिराज ने बिना किसी झिझक के अपनी वही सधी हुई ठंडी और मखमली आवाज़ में जवाब दिया, चॉकलेट है। देखकर तो समझ आ ही रहा होगा। उसने चॉकलेट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहा, खा लो इसे। उसकी इस बेबाक परवाह और बिना किसी झिझक के कही गई बात ने पीहू के दिल की धड़कनें अचानक तेज कर दी थी। उसने कांपते हाथों से डार्क चॉकलेट थाम ली। थैंक यू। पीहू ने नजरें फर्श पर टिकाते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा। माहिराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर गंभीर लेकिन नरम लहजे में बोला, अगर दर्द ज़्यादा हो तो मुझे बताना, मैं घर पर ही हूँ। फिलहाल तुम अपनी चॉकलेट खाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो, अच्छा लगेगा। इतना कहकर वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही पीहू ने अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट को देखा और उसके चेहरे पर अनायास ही एक हल्की मुस्कान तैर गई। उसके गाल फिर से लाल हो गए थे। कमरे की शांत हवा में अब भी माहिराज के शब्दों की वो मखमली गर्माहट जैसे तैर रही थी। अगर दर्द ज़्यादा हो तो मुझे बताना। पीहू ने धीरे से चॉकलेट का रैपर खोला, उसका एक छोटा-सा टुकड़ा तोड़ा और मुँह में रख लिया। चॉकलेट का स्वाद महसूस करते हुए उसने बेहद आहिस्ता से खुद से कहा, थोड़े खड़ूस है लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं वो। उसके चेहरे की लाली और होठों पर आई मासूम मुस्कान साफ बता रही थी कि महाराज की इस छोटी-सी परवाह ने उसके दिल के किसी कोने को गहराई से छू लिया था। ऐसा नहीं था कि महाराज ने उसके लिए पहली बार कुछ किया था। इससे पहले भी उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन पीहू ने कभी उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने अपने घुटनों को सीने के और करीब समेटते हुए सोचा, जब भी माहिराज मेरे सामने आते थे, मुझे उनका वही सख्त और कड़क अंदाज दिखाई देता था। उनके गुस्से वाले चेहरे के पीछे छिपी परवाह को समझने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, लेकिन आज आज जैसे उसकी शक्ति के सारे पर्दे हट गए थे। पीहू ने चॉकलेट का एक और टुकड़ा तोड़ते हुए मन ही मन सोचा, कितनी अजीब बात है ना, बाहर से जो इंसान हर बात पर हुक्म चलाना जानता है, वो अंदर से इतना संजीदा भी हो सकता है। चॉकलेट के उस कड़वे मीठे स्वाद ने जैसे पीहू के भीतर जमा सारी कड़वाहट को धीरे धीरे सोख लिया था। दोपहर की गुनगुनी धूप खिड़की के पर्दों से छनकर सोफे पर पड़ रही थी। पेट पर रखे हीटिंग बैग की गर्माहट और धीरे धीरे कम होते दर्द के बीच पीहू को न जाने कब गहरी और सुकून भरी नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। कल रात की थकान और आज मिली इस राहत के बाद उसका दिमाग भी जैसे पूरी तरह शांत हो गया था। इसी खामोशी के साथ दोपहर ढली, फिर शाम आई और देखते ही देखते सिखावत बिला की वो रात भी गुजर गई। अगली सुबह करीब 8 बजे पीहू वॉशरूम से धीमे धीमे गुनगुनाती हुई बाहर निकली। कल के मुकाबले आज उसकी हालत पूरी तरह ठीक थी। चेहरे पर एक अलग सी ताजगी और नूर था। वो गुनगुनाते हुए आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और खुद को शीशे में देखा। उसके चेहरे पर बेहद मीठी मुस्कान थी। उसने प्यार से अपने बाल संवारे और कोन कानों में छोटी-छोटी इयररिंग्स पहन ली। तभी अचानक उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखे सिंदूर के डिब्बे पर पड़ी। उसे देखकर वो एक पल के लिए हैरान रह गई। सिंदूर को देखते ही उसके ज़हन में घर की एक पुरानी बात कौंध गई। दादी ने उसे कहा था कि एक सुहागन के लिए सिंदूर सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि उसके रिश्ते और उसकी पहचान का हिस्सा होता है। पीहू कुछ पल तक उसे सिंदूर को देखती रही। फिर उसके चेहरे की मुस्कान धीरे-धीरे गंभीर सोच में बदल गई। उसकी उँगलियां अनजाने में सिंदूर के डिब्बे की तरफ बढ़ी। पीहू कुछ पल तक ड्रेसिंग टेबल पर रखे सिंदूर के डिब्बे को टकटकी लगाए देख रही थी। तभी अचानक कल रात की कुछ यादें उसके ज़हन में फिर से ताज़ा हो गई। उसे याद आया कि किस तरह उसके दर्द के समय माहिराज ने बिना किसी झिझक के उसका ख्याल रखा था और किस तरह उसने प्यार से उसके माथे को चूमा था। ये याद आते ही उसके पेट में अजीब सी गुदगुदी होने लगी और उसके गाल एक बार फिर गुलाबी हो उठे। वो खुद को सामान्य रखने की जितनी कोशिश कर रही थी, उतना ही उसका दिल उसकी बात मानने से इनकार कर रहा था। एक तो माहिराज के प्यार के इजहार के बाद से ही उसका दिल उसके खिलाफ बगावत करने लगा था, और कल जब उसने तकलीफ के उस नाजुक वक्त में इतनी फिक्र की तो उसकी भावनाएं और भी उलझ गई।
काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार पीहू ने सिंदूर की डिब्बी की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने उंगलियों से चुटकी भर सिंदूर उठाया और बहुत सावधानी से अपनी मांग के बीच में लगा लिया। अगले ही पल उसने जल्दी से अपनी बालों की लटों को आगे कर सिंदूर को ढक दिया। फिर वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को गौर से देखने लगी। उसने कई बार जांचा कि कहीं सिंदूर का एक भी कतरा बाहर से नजर तो नहीं आ रहा। उसके मन में डर था कि अगर माहिराज की नजर गलती से भी उसके सिंदूर पर पड़ गई तो वो जरूर सवाल करेगा, और उस सवाल का जवाब शायद खुद पीहू के पास भी नहीं था कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया है। उसने आईने में खुद को एक आखिरी बार देखा। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि सिंदूर उसकी बालों की लटों के पीछे पूरी तरह छिपा हुआ है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। अपने धड़कते दिल और गुलाबी पड़ चुकी गालों को छिपाने के लिए उसने जल्दी से कदम बढ़ाए और कमरे के दरवाजे की तरफ चल दी। उसका इरादा बस कमरे से बाहर निकलकर खुद को थोड़ा सामान्य करने का था, लेकिन जैसे उसने अपनी धुन में बिना सामने देखे दरवाजे का भारी हैंडल घुमाया और एक कदम बाहर बढ़ाया, वो सामने खड़े किसी बेहद सख्त और चौड़े सीने से जोर से टकरा गई। आह! उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। टक्कर इतनी अचानक थी कि उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो फर्श पर गिरती, दो मजबूत और जाने पहचाने हाथ फुर्ती से आगे बढ़े और उसकी कमर को थाम लिया। एक मजबूत झटके के साथ उन हाथों ने पीहू को अपनी तरफ खींच लिया और वो सीधे दोबारा उसी सख्त सीने से जा लगी। पीहू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने थमी हुई सांसों के साथ धीरे धीरे अपनी पलकें उठाई। सामने माहिराज खड़ा था। वो हमेशा की तरह बेहद सलीकेदार थ्री पीस डार्क सूट में पूरी तरह तैयार था। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी ठंडी और गंभीर संजीदगी थी, लेकिन इस वक्त उसकी गहरी और पैनी आंखें बिना पलक झपकाए पीहू के चेहरे पर बदलते हर भाव को पढ़ रही थी। कमरे की शांत हवा में दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। माहिराज की पकड़ अब भी उसकी कमर पर बनी हुई थी। उसने अपनी आवाज को बेहद धीमा, भारी और मखमली रखते हुए पूछा, इतनी जल्दबाजी में कहाँ भाग रही हो? पीहू ने घबराकर नजरें चुरा ली। उसके गालों की लाली और बढ़ गई। वो हकलाते हुए बोली, वो मैं नीचे जा रही थी। माहिराज ने धीरे से उसे सीधे खड़ा किया, लेकिन उसके हाथ अभी भी पीहू के कांपते कंधों पर टिके हुए थे। उसकी पैनी नजरें अब उसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे वो उसके भीतर छिपी किसी बात को पकड़ लेने की कोशिश कर रहा हो। पीहू का दिल इस डर से और तेज धड़कने लगा कि कहीं माहिराज की नजर उसके बालों के पीछे छिपे उस सिंदूर तक ना पहुंच जाए, जिसे उसने खुद भी अभी अभी अपने दिल की उलझन में छिपा कर रखा था। माहिराज की नजरें पीहू के चेहरे पर ठहर गई। उसने उसके चेहरे की ताजगी, हल्का सा नूर और गुलाबी पड़े गालों को गौर से देखा, फिर बेहद सहज लेकिन गंभीर लहजे में पूछा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? दर्द कम हुआ या अभी है? पीहू ने नजरें फर्श पर टिकाए हुए जवाब दिया, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। घबराहट के कारण उसके पैरों की उंगलियां अपने आप सिमट रही थी। माहिराज ने उसकी हालत को देखते हुए धीमे से कहा, दिख रहा है। उसकी आवाज में गहरा ठहराव था। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाकर पीहू के माथे पर बिखरी बालों की एक आवारा लट को हटाने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां पीहू के बालों तक पहुंचने वाली थी, पीहू ने फुर्ती से एक कदम पीछे खींच लिया। उसके जहन में बिजली सी कौंध गई। मांग में लगाया हुआ सिंदूर भले ही उसने बालों के पीछे बहुत अच्छी तरह छिपा दिया था, लेकिन अगर माहिराज के हाथ उसके बालों तक पहुंच गए तो उसका छोटा सा राज सामने आ सकता था। पीहू के अचानक पीछे हटने से माहिराज का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी उंगलियां जो अभी कुछ पल पहले बालों को छूने वाली थी, अब खाली हवा में ठहरी थी। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और उंगलियों को मुट्ठी में बंद कर लिया, लेकिन उसकी नजरें अभी पीहू के चेहरे से हटी नहीं थी। पीहू का अचानक पीछे हटना उसकी आंखों में छिपी घबराहट और अनजाना डर माहिराज से छिप नहीं पाया। उसने थोड़ी देर बाद बेहद धीमे और गहरे लहजे में कहा, इतनी घबराहट क्यों? तुम्हें डराने के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा था पीहू, बस कल रात की बात तुम्हें थोड़ा नॉर्मल देखना चाहता था। पीहू ने अभी अपनी नजरें झुका रखी थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। उसे बार बार लग रहा था कि उसने सिंदूर को चाहे जितनी सावधानी से छिपाया हो, माहिराज की पैनी नजरें उसके इस छोटे से राज को कहीं पढ़ ना ले। उसने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, मैं नहीं डरी हूँ। ये भी एक झूठ था। उसने अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश की और जल्दी से बात बदलते बोली, बस मुझे नीचे जाने में देर हो रही है और भूख भी लगी है। भूख का बहाना उसे इस वक्त सबसे सुरक्षित लगा। माहिराज ने उसकी बात दोहराई, भूख लगी है? उसकी आंखों में तैरती खोजी गंभीरता पल भर के लिए थम गई थी।
फिर उसने बिना कोई और सवाल किए अपनी पुरानी सती हुई और कड़क कॉर्पोरेट टोन में कहा, चलो नीचे। इतना कहकर वो मुड़ा और कमरे का बाहरी दरवाजा खोलकर कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के पास खड़ी पीहू ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत अपने बालों को छुआ और एक बार फिर तसल्ली की कि सिंदूर पूरी तरह छिपा हुआ है। कि उसने अपनी धड़कनों को काबू किया और फिर महाराज के पीछे पीछे कदम बढ़ा दिए। करीब 2.5 घंटे बाद कॉलेज के ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स का भारी हुजूम जमा था। पूरे हॉल में फुसफुसाहट और तरह तरह के कयासों का दौर चल रहा था, क्योंकि आज कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से लिटरेचर डिपार्टमेंट में एक नए गेस्ट प्रोफेसर को विद्यार्थियों से परिचित कराया जाने वाला था। पीहू मीरा के साथ बीच की एक रो में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर सुबह वाली हल्की गुलाबी रंगत और ताजगी अब भी दिखाई दे रही थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। माहिराज की खामोश परवाह और उस डार्क चॉकलेट की वजह से कि वो बार बार महसूस कर रही है। वो अपनी गोद में रखी नोटबुक के पन्ने यूं ही पलट रही थी। तभी ऑडिटोरियम के बड़े स्टेज पर कॉलेज के प्रिंसिपल पोडियम के पास आए और माइक संभाल लिया। साइलेंस प्लीज एवरीवन, प्रिंसिपल की गंभीर आवाज पूरे हॉल में गुंजी और धीरे धीरे सारी फुसफुसाहट थम गई। प्रिंसिपल ने सामने बैठे विद्यार्थियों की तरफ देखते हुए कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे लिटरेचर बैंक को और भी बेहतर बनाने के लिए कॉलेज मैनेजमेंट ने एक बेहद टैलेंटेड और रिनाउंड पर्सनालिटी को हमारे कॉलेज में गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर आमंत्रित किया है। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए माइक संभाला और कहा, वेलकम कर रहे हैं, सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर न्यू गेस्ट प्रोफेसर। जैसे ही उन्होंने उस नए प्रोफेसर का नाम पुकारा, स्टेज की बाईं तरफ लगे भारी पर्दे धीरे धीरे हटे और वो नई टीचर पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर कदम रखते ही ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। वो बेहद खूबसूरत, ग्रेसफुल और अपने व्यक्तित्व में एक सधी हुई अथॉरिटी लिए स्टेज के केंद्र की ओर बढ़ रही थी। पोडियम तक पहुंचकर उसने माइक के सामने खड़े होते हुए एक बेहद आकर्षक और सलीकेदार मुस्कान बिखेरी, लेकिन जहां पूरा हॉल उसकी मौजूदगी और स्वागत में तालियां बजा रहा था, वहीं उसे देखते ही पीहू के हाथ में पकड़ा पेन अचानक वहीं रुक गया। पीहू के चेहरे के सारे भाव एक ही पल में बदल गए। अभी तक उसकी आंखों में जो मासूमियत और होठों पर जो हल्की सी मीठी मुस्कान थी, वो अचानक गायब हो गई। चेहरे पर खुशी या उत्साह का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था, बल्कि उसकी जगह ऐसी असहजता और नापसंदगी ने ले ली थी, जैसे स्टेज पर खड़ी उस औरत को देखकर पीहू ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़े दुश्मन को सामने खड़ा पाया हो। वो प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि अवंतिका थी, महाराज की दोस्त। तभी मीरा ने पीहू को कोहनी मारकर धीमी आवाज में कहा, ओ माय गॉड, हमारे प्रोफेसर ये है, अब तो और भी मजा आएगा। पीहू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मीरा की उत्साहित फुसफुसाहट उसके कानों में जैसे शीशे की किरचों की तरह चुभ गई। मजा सच में, पीहू ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसके होठों से एक शब्द भी बाहर नहीं आया। ना जाने क्यों अवंतिका का इस तरह उसके सामने स्टेज पर खड़ा होना पीहू को ऐसा महसूस करा रहा था, जैसे किसी ने उसकी निजी जिंदगी पर जमीन पर बिना इजाजत कब्जा कर लिया हो। दूसरी तरफ अवंतिका माइक पर अपना परिचय देने ही वाली थी कि तभी ऑडिटोरियम के दरवाजे से महाराज अपने साथ कुछ दूसरे प्रोफेसर के साथ अंदर आया। उसके अंदर आते ही लगभग सभी स्टूडेंट की नजरें उसकी ओर घूम गई। अवंतिका ने भी महाराज को देखते ही माइक पर अपना परिचय बीच में रोक दिया, जबकि प्रिंसिपल सर तुरंत माइक की तरफ बढ़े और औपचारिक मुस्कान के साथ बोले, सभी का ध्यान यहाँ चाहिए। उनकी आवाज पूरे ऑडिटोरियम में गूंजने लगी। उन्होंने आगे कहा, आज आप सभी को यहाँ इसीलिए इकट्ठा किया गया है क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर स्टूडेंट के बीच हलचल बढ़ गई। उन्होंने आगे बताया, इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि जिस स्टूडेंट को पहला प्राइज मिलेगा, उसे न सिर्फ नगद राशि दी जाएगी बल्कि बाहर नौकरी पाने का अवसर भी मिल सकता है। इतना सुनते ही पूरे ऑडिटोरियम में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ स्टूडेंट पैसों और बाहर नौकरी के मौके की बात सुनकर बेहद उत्साहित नजर आने लगे। कोई अपने दोस्त से प्रोजेक्ट की प्लानिंग पर चर्चा करने लगे, तो कोई पहले ही जीत का सपना देखने लगे। लेकिन इन सब बातों का पीहू पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। हर बार की तरह वो अपने ही ख्यालों में उलझी बैठ उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और उसकी नजरें नोटबुक के पन्नों पर टिकी थी, जहां वो बेख्याली इसमें पेन से स्याही की एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच चुकी थी। वो बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके भीतर जैसे सवालों और बेचैनी का तूफान चल रहा था। और सबसे खास बात ये थी कि कोई उसकी इस हालत को बेहद ध्यान से नोटिस कर रहा था। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने अपनी सारी बातें पूरी की और अवंतिका ने भी आखिरकार अपना परिचय पूरा कर दिया।
कब प्रिंसिपल और अवंतिका ऑडिटोरियम से बाहर निकल गए, पीहू को इसकी भनक तक नहीं लगी। धीरे धीरे हॉल खाली होने लगा। चारों तरफ कुर्सियों के खिसकने की आवाजें, स्टूडेंट्स की हंसी मजाक और आपस में बातें करते हुए बाहर जाने की आवाजें गूंज रही थी। मीरा, जो अब तक पूरी गंभीरता से सारी बातें सुन रही थी, आखिरकार पीहू की तरफ मुड़ी और उसे क्यों नहीं मारते बोली, हेलो मैडम। फिर ख्वाबों में खो गई। क्या हुआ? ध्यान कहाँ है तेरा? पीहू जैसे अचानक गहरी नींद से जागी हो। उसने झटके से सिर उठाया और मीरा की तरफ देखने लगी। मीरा की आंखों में अभी भी वही चमक थी जो प्रोजेक्ट और नई घोषणाओं के बाद लगभग हर स्टूडेंट के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। हाँ, हाँ, पीहू ने थोड़ा हकलाते हुए कहा और जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक बंद करने लगी ताकि उसमें खिंची वो टेढ़ी मेढ़ी स्याही की लकीर किसी की नजर में ना आए। मैं बस सोच रही थी कि प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या होगा। मीरा ने अपनी आंखें सिकोड़ कर उसे देखा और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। तभी उनके पास बैठी वानिया हंसते बोली, टॉपिक? अच्छा, ये बहाना है। पक्का तुम माहिरा सर के बारे में सोच रही होगी। आखिर वो इतने हैंडसम लग रहे थे कि मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा था। वानिया की बात सुनते ही पीहू के भीतर जैसे किसी पुराने जख्म पर नमक पड़ गया। मीरा जोर से खिलखिला उठी और वानिया का साथ देते हुए पीहू के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बिल्कुल सही कहा वानिया। वैसे भी हमारे सर का स्वैग ही ऐसा है कि किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच ले। क्यों पीहू, है ना? मीरा ने जानबूझकर उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए पूछा, लेकिन पीहू ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ऑडिटोरियम लगभग पूरी तरह खाली हो चुका था। वहां बस 3-4 लोग ही रह गए थे। तभी वानिया मुस्कुराते बोली, हाँ यार, उनका ऑरा ही कुछ अलग है। उन्हें देखते ही ना जाने क्यों अजीब सी गुदगुदी होने लगती है। वो अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि अचानक पीहू का फोन बज उठा। मीरा ने बैग खोला और फोन निकालते हुए कहा, अरे यार, ये बुआ दादी अभी क्यों फोन कर रही है? वो फोन उठाकर थोड़ी दूर चली गई ताकि आराम से बात कर सके। इधर वानिया अभी भी उसी मस्ती के मूड में थी। वो पीहू के पास आकर उसे छेड़ते बोली, क्या हुआ पीहू? मीरा तो चली गई। अब बता भी दे, तुझे भी सर की औरत से वो गुदगुदी महसूस नहीं होती? देख, वो अभी भी स्टेज के पास किसी से बात कर रहे हैं। क्या पर्सनालिटी है उनकी। वानिया की बात सुनकर पीहू ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखा और गंभीर आवाज में बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती और महसूस करती हो? वो तुम्हारे प्रोफेसर है, तुम अपने दिमाग में उनके बारे में ये सब रख रही हो। ये सही नहीं है। हो सकता है वो किसी से प्यार करते हो और उसके हाँ कहने का इंतजार कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि उनकी शादी हो चुकी हो। इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। पीयू की आवाज में अचानक ऐसी सख्ती आ गई थी कि वानिया जो कुछ पल पहले तक हंसी मजाक कर रही थी वही छिटक गई। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसने हैरानी से पीयू को देखा। कुछ पल बाद वानिया ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मुझे क्या लगता है ना, ऐसे हैंडसम और कामयाब मर्द सिंगल नहीं हो सकती। पीयू ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नोटबुक बैग के अंदर कुछ ज्यादा ही जोर से धकेली और तुरंत जिप बंद कर दी। उसका दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन वो वानिया के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और माहिरा सर को लेकर ये सब फालतू बातें करना बंद करो, समझी? इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा सख्त थी। इतना कहकर पीहू ने अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे ऑडिटोरियम से बाहर निकल गई। वानिया कुछ पल तक उसे जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसने खुद से कहा, इसे क्या हो गया है? आज से पहले तो इसने मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की। खैर, शायद मैंने ही कुछ ज्यादा बोल दिया होगा। उसने गहरी सांस छोड़ी और अपना बैग समेटने लगी। दूसरी तरफ पीहू ऑडिटोरियम के भारी दरवाजे के बाहर निकलकर सुनसान कॉरिडोर में आ चुकी थी। उसके कदम तेज थे और दिल की धड़कन उससे भी ज्यादा तेज। वो खुद से नाराज थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि आखिर माहिराज का नाम सुनते ही उसका दिल इस तरह बेचैन क्यों हो जाता था। पीहू कॉरिडोर में लगभग अंधी दौड़ की तरह आगे बढ़ रही थी। उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी, पीहू, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? वानिया मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? मुझे उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे अपने व्यवहार पर हल्का सा गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाते हुए बुदबुदाया, लेकिन गलत भी तो नहीं कहा मैंने। कोई ऐसे मेरे पति पर डोरे कैसे डाल सकती है? इतना कहते कहते उसके होंठ अचानक रुक गए। उसे एहसास हुआ कि वो क्या कह बैठी है। उसने गहरी सांस ली और खुद को डांटते बोली, पीहू क्या कर रही है यार तू? वो अभी अपनी ही सोच में उलझी हुई थी कि तभी उसके हाथ में पकड़े फोन की नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और मैसेज पढ़ते ही उसके कदम थम गए। मेरे कैबिन में आओ अभी। ये मैसेज माहिराज का था। पीहू ने भौवें कोड़ ली। अब ये मुझे क्यों बुला रहे हैं? उसने मन ही मन सोचा। कुछ देर पहले ऑडिटोरियम में जो कुछ हुआ था उसे याद करते ही उसकी बेचैनी और बढ़ गई। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मेरी मांग का सिंदूर देख लिया
ये सोचते ही उसका दिल एक पल के लिए तेजी से धड़क उठा। उसने अनायास ही अपने माथे को छुआ जहाँ सुबह जल्दबाजी में उसने बहुत हल्का सा सिंदूर लगाया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने तुरंत सिर हिलाकर खुद को समझाया। कोई और बात होगी, शायद कॉलेज का ही कोई काम होगा। यही सोचकर उसने गहरी सांस ली और महाराज के कैबिन की ओर कदम बढ़ा दिए। कॉरिडोर में चलते हुए उसकी नजर बार बार कैबिन के दरवाजे की तरफ उठ रही थी। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रही थी उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो कैबिन के बाहर पहुंची। उसने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी। टक टक, अंदर से वही गंभीर आवाज आई, कम इन। पीहू ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। महाराज अपनी कुर्सी पर बैठे लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे थे और उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। पीहू कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही, फिर धीमे स्वर में बोली, आपने बुलाया था? उसकी आवाज सुनते ही महाराज ने स्क्रीन से नजर हटाकर उसकी ओर देखा। उनकी नजर एक पल के लिए उसके चेहरे पर ठहरी और फिर जाने क्यों पीहू को लगा कि उनकी आंखें उसकी मांग पर जाकर रुक गई है। उसका गला अचानक सूख गया। उसने घबराकर अपने बालों की एक लट आगे कर ली ताकि उसकी मांग छिप जाए। माहिराज ने बिना कुछ कहे धीरे से लैपटॉप बंद किया और सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा करते बोला, बैठो। पीहू चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। कैबिन में कुछ पल तक अजीब सी खामोशी छाई रही। फिर माहिराज ने गंभीर आवाज में कहा, आज क्लास में तुम परेशान लग रही थी। पीहू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे तो लगा था कि वो किसी प्रोजेक्ट या कॉलेज के काम के सिलसिले में बुलाए गई है। उसने नजरें चुराते हुए कहा, जी नहीं तो। महाराज कुर्सी पर पीछे टिके और उसे गौर से देखते बोला, झूठ बोलना तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। पीहू का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती महाराज ने सीधा सवाल किया, खैर क्या तुम्हें अब भी दर्द है? पीहू कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो किस दर्द की बात कर रहे हैं। माहिरा ने अपनी भवें हल्के से सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, कल तुम्हारी मंथली साइकिल शुरू हुई थी, उसी की बात कर रहा हूँ। ये सुनते ही पीहू ने झट से नजरें नीचे कर ली। वो थोड़ी झिझकते बोली, वो मैं ठीक हूँ। माहिराज का जवाब तुरंत आया, ठीक नहीं हो। पीहू ने चौंक कर उनकी ओर देखा। माहिराज आगे बोला, अगर ठीक होती तो क्लास में तुम्हारा ध्यान प्रिंसिपल और प्रोफेसर की बातों पर होता, ना कि नोट्स में उल्टी सीधी लाइनें खींचने में। पीहू की पलकें हैरानी से झपक गई। उसे याद आया कि आज पूरी क्लास के दौरान वो सच में अपनी नोटबुक के आखिरी पन्ने पर जाने क्या क्या बनाती रही थी। उसने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और धीमे से कहा, सॉरी। महाराज उसे कुछ पल तक देखते रहे, जैसे उसके चेहरे से उसके मन की सारी उलझन पड़ने की कोशिश कर रहे हो। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि जो स्टोरी सीरीज शुरू हुआ है आपको पसंद जरूर आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।